आज हम पढ़ेंगे विलेयता। किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। यह विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। जैसे विलेय एवं विलायक दोनों को मिलाकर बनता है विलयन। विलयन में जिसकी कम मात्रा होती है वो विलेय होता है, और जिसमें घुले हुए रहते हैं विलेय के कण वो विलायक कहलाता है। और इन दोनों की प्रकृति ताप एवं दाब पर निर्भर करती है, अर्थात विलेय की विलायता ताप और दाब पर डिपेंड करेगी। आइए हम इन कारकों के प्रभाव का अध्ययन ठोस अथवा गैस की द्रव्यों में विलेयता पर करेंगे। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता। जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड की और शर्करा, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि वही नैप्थलीन और एंथ्रासीन जल में नहीं घुलते हैं। दूसरी ओर हम देखें तो नैप्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं। इसका क्या कारण है कि ध्रुवी विलायक मिल जाते हैं और अध्रुवी विलायक जो है वो विलेय हो जाते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड व शर्करा नहीं घुलते हैं। ये देखा गया है कि ध्रुवी विलायकों में घुल जाते हैं। यही कारण है क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड व शर्करा ध्रुवी विलेय है जो कि जल में आसानी से घुल जाते हैं, अर्थात जल भी यहाँ पर क्या है, ध्रुविक विलायक है। इसलिए ध्रुवी विलेय सोडियम क्लोराइड हो या शर्करा हो, ये आसानी से जल जो कि ध्रुवी विलायक उसमें घुल जाते हैं, जबकि अध्रुवी विलायकों में घुल जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें एंथ्रासीन या नैप्थलीन जो कि बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं। यहाँ पर नैप्थलीन और एंथ्रासीन दोनों ही अध्रुवी विलेय हैं, जो कि बेंजीन जो कि अध्रुवी विलायक है उसमें घुल जाता है, जबकि अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायकों में घुल जाता ही है। सामान्यतः एक विलेय विलायक में घुल जाता है यदि दोनों में अंतर आणविक अन्योन्य क्रियाएं समान हो, तो हम कह सकते हैं कि समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विलेयता में जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है। यह प्रक्रिया कहलाती है घुलना, जिसको रासायनिक भाषा में बोला जाता है विलीनीकरण, डिसॉल्यूशन। इससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। जैसे एक गिलास में हम कुछ जल लेंगे और उसमें हम नमक डालेंगे, तो पहले कुछ मात्रा घोलेंगे, उसमें और अधिक मात्रा घोलेंगे तो घुल जाएगी, और अधिक मात्रा घोलने पर वह घुलेगी नहीं, बल्कि उसके विलेय के कण ठोस विलेय के साथ संगठन करके विलयन में अलग ही तली में रह जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। इस परिस्थिति में विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथककारी विलेय के कण की संख्या के बराबर होगी और गतिक साम्य की प्रावस्था पहुंच जाती है। इस स्थिति में दिए गए ताप व दाब पर विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता स्थिर रहती है। अगर यहाँ पर हम ताप और दाब में परिवर्तन करें तो विलेयता प्रभावित होगी। विलेय प्लस विलायक क्या बनेगा, विलयन। ये क्या बनेगा, विलयन बनेगा। जब गैस को द्रवीय विलायकों में घोला जाता है, उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक में घोला जाता है, तब भी ऐसा ही होता है। इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके तो कहलाएगा संतृप्त विलयन। आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलेयता के आधार पर 3 प्रकार के, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तो हम यही बात करेंगे कि संतृप्त विलयन क्या कहलाता है।
जब और अधिक विलय नहीं घोला जा सके तो उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, उदाहरण के लिए भी बताया मैंने कि एक गिलास में हम कुछ नमक मिलाएंगे चुटकी भर तो घुल जाएगा, और एक स्थिति आएगी जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार का विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। एवं वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय पदार्थों को घोला जा सके तो क्या कहलाएगा? ये असंतृप्त विलयन। जैसे उदाहरण के लिए कि जब एक गिलास में 1 चम्मच शक्कर डालते हैं और वो आसानी से घुल जाती है, अर्थात उसमें और शक्कर घोली जा सके, तो अभी उसमें पूर्ण रूप से वो जो घुल चुकी है वो पारदर्शी हो जाएगा विलयन, आपको शक्कर दिखाई नहीं देगी, उसके कारण समान रूप से जल में विद्युत हो जाएंगे। इस प्रकार से ये प्राप्त विलयन कैसा है? असंतृप्त विलयन, अर्थात इसमें और घोला जा सके। संतृप्त विलयन जिसमें और अधिक मात्रा घोली ना जा सके। एक होता है अति संतृप्त विलयन, अर्थात इसमें हम ताप या दाब में परिवर्तन करें तो संतृप्त विलयन में और अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को घोल सकते हैं। उदाहरण के लिए चाशनी बनाते समय हम शक्कर की अधिक मात्रा लेते हैं जल से, अर्थात इसमें विलेय अधिक है और विलायक कम है, और गर्म करने पर क्या होगा? वो विलेय हो जाएगी। तो क्या किया हमने? ताप में परिवर्तन किया, ताप में परिवर्तन करके हमने उस अतिरिक्त शक्कर को भी या नमक को विलेय कर दिया। इस प्रकार से जो विलयन प्राप्त होगा वो कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। इस में विलायक की दी गई मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। ऐसे विलयनों में विलेय की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है। पहले हम देख चुके हैं कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की विलेयता पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य कारक ताप एवं दाब भी इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ताप का प्रभाव। ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हम इससे समीकरण 2 में हमने समझा था, जिसमें साम्य का हम अध्ययन करते हैं। साम्य में क्या है? गतिक साम्य होने के कारण इसे ले सतह के नियम का पालन करना चाहिए। सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी हो तो, यहाँ पर ऊष्माशोषी हो तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए, और यदि ऊष्माक्षेपी हो तो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी हो तो विलेयता कम होनी चाहिए। ऐसा प्रयोगात्मक रूप से देखा गया है। दाब का प्रभाव, अभी हमने पढ़ा ताप का प्रभाव, पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रवों विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड़ित होते हैं। यहाँ पर गैस क्या है? संपीड़ित है, और ठोस क्या है? असंपीड़ित है। ठीक है, और द्रव जो है वो कम संपीड़ित है। एवं दाब परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावित रहते हैं। दाब में परिवर्तन करेंगे तो इनमें क्या होगा? अप्रभावित रहेंगे। जैसे कि आपने क्या किया था कि जैसे गैसों के ऊपर अगर थोड़ा दबाव डाला जाए तो उसके कण पास हो जाएंगे, तो उस पर दाब का प्रभाव पड़ता है, आयतन कम हो जाएगा दाब डालने पर। लेकिन ठोसों और द्रव में दाब डालने पर उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता। बहुत सी गैसें जल में घुल जाती है। कब घुलती है? जब हम किसी विलयन में अतिरिक्त मात्रा में जब गैस घोलते हैं तो क्या करते हैं? उसमें दाब बढ़ाते हैं। दाब बढ़ाने पर उदाहरण के लिए जो है कोल्ड ड्रिंक में अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है। जैसे हम उसको ढक्कन हिलाते हैं तो धीरे से गैस बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में। ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन की यह घुली हुई मात्रा जलीय जीवन को जीवित रखती है। ऑक्सीजन जल में विलेय है, जो कि जलीय पौधों और जंतुओं के लिए वो आवश्यक होती है, और जल से वही ऑक्सीजन वो अपने शोषण के माध्यम से लेते हैं गल फ्लो के द्वारा। दूसरी ओर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। गैसों की द्रवों में विलेयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता
बढ़ती है। याद रखिएगा, दाब बढ़ाने पर, यहाँ पर नोटेड है, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है, जबकि ताप बढ़ाने पर उल्टा होता है, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम होती है। यहाँ पर चित्र है नीचे, समझेंगे। वहाँ पर दर्शाया गया है चित्र में, यहाँ पर देखिए, गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। विलेय गैस की सांद्रता विलयन के ऊपर उपस्थित गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। एक बार फिर यहाँ पर नोटेड है, गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव। विलेय गैस की सांद्रता विलयन के ऊपर उपस्थित गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पर एक पात्र देखिए, इसमें गैस है, ऊपर से पिस्टन V1, इसे दाब डाला जा रहा है। तो दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दाब ऊपर से डाला गया है, तो इसका आयतन जो है गैस का वो कम हो गया, अर्थात यहाँ पर दाब का प्रभाव दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, गैसों के विलयन के एक निकाय पर P दाब एवं T ताप पर अध्ययन करते हैं, जिसका निचला भाग विलयन है एवं उसके ऊपरी भाग पर गैस है। मान लें कि यह निकाय गतिज साम्य अवस्था में है, अर्थात इन परिस्थितियों में गैसीय कणों के विलयन में जाने पर उसमें से निकलने की गति समान होती है। अब गैस के कुछ आयतन को संपीड़ित कर विलयन पर दाब बढ़ाते हैं, इससे विलयन के ऊपर उपस्थित गैसों के कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि विलयन के ऊपर उपस्थित जो गैसीय कणों की संख्या की प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी, तथा गैसीय कणों की विलयन की सतह में प्रवेश करने के लिए उसे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। इससे गैस की विलेयता तब तक बढ़ेगी जब तक कि एक नया साम्य स्थापित न हो जाए। अतः विलयन पर दाब बढ़ने से गैस की विलेयता बढ़ेगी। विलयन पर दाब बढ़ने से गैस की विलेयता बढ़ती है। यहाँ पर इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी, तथा गैसीय कणों की विलयन की सतह में प्रवेश करने के लिए उससे टकराने की दर भी बढ़ जाती है। इससे गैस की विलेयता तब तक बढ़ेगी जब तक कि एक नया साम्य स्थापित न हो जाए। अतः विलयन पर दाब बढ़ने से गैस की विलेयता भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये दो, यहाँ पर क्या है, नीचे ये है विलयन, जिसमें ऊपर है गैस और नीचे है विलेय द्रव, विलायक द्रव। अब ये जो है गैस विलेय है और द्रव विलायक है। ऊपर गैस की मात्रा अधिक है, जैसे ही हम ऊपर से दाब डालेंगे तो दाब डालने पर जो गैस के कण हैं वो द्रव में विलय हो जाएंगे और इनके कणों की टक्कर भी बढ़ जाएगी। और ये कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों के बीच में एक साम्य स्थापित न हो जाए। तो विलयन पर दाब बढ़ने से उसकी विलेयता बढ़ गई। यहाँ पर जो विलयन के कण है गैस के, वो इस जल की में अधिक मात्रा में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये दाब का प्रभाव। सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया था, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम क्या है? इसके अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए।
हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। डाल्टन, जो हेनरी के समकालीन था, उसने भी स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला कि किसी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता किसी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यदि हम विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता का माप माने तो यह कहा जा सकता है कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। सामान्य रूप से हेनरी के अनुसार किसी गैस का वाष्प दाब या वाष्प अवस्था में आंशिक दाब अर्थात P उस विलयन में गैस के मोल अंश जो कि x छोटा x के समानुपाती होता है। तो फिर से सुन लीजिए, किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यहाँ पर जो है ये P से पास्कल आंशिक दाब, तो आंशिक दाब P बराबर KH इंटू x। देखिए ये क्या है, x पर है गैस के विलयन में गैस के मोल अंश और पास्कल आंशिक दाब, गैसों के दाब को पास्कल से नापा जाता है, उसके समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर चित्र द्वारा आप समझेंगे, ग्राफ के द्वारा। इस ग्राफ में समझाएगा, यदि यहाँ पर देखें कि जो है KH हेनरी स्थिरांक, KH क्या पर H मतलब हेनरी, KH और K स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक। यदि हम गैस के आंशिक दाब एवं विलयन में गैस के मोल अंश के मध्य आरेख खींचे तो यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया जो आरेख प्राप्त होगा, ये आपके सामने आरेख है। ये HCl का मोल अंश है, HCl का मोल अंश, और NCl का वाष्प दाब जो कि टार में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर HCl गैस का साइक्लोहेक्सेन में 293 केल्विन पर विलेयता के प्रायोगिक परिणाम देखा गया है। और ये जो रेखा है, ये रेखा का ढाल हेनरी के स्थिरांक के H को व्यक्त कर रही है। तो HCl का आंशिक दाब और साइक्लोहेक्सेन के विलयन में HCl का मोल अंश है ना, कैसे ये एक ही लाइन पर है दोनों। ठीक है, ओके।